कॉन्स्टिपेशन का जो मतलब है सही रूप में हमारे खान पकवान और दिनचर्या से है। अगर हमारा पेट सही है और खान पकवान सही है, हाजमा सही है, पखाना ठीक आ रहा है, लगभग हमें 99% बीमारियां लगती ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन जो है सभी बीमारियों की जड़ है। हमारा स्टोमिक है असल रूप में हमारा ब्रेन का और माइंड का सोर्स है। इसलिए जितनी बाजारी चीजें हैं वो कॉन्स्टिपेशन करती है। पिज़्ज़ा बर्गर कॉन्स्टिपेशन हमेशा करता है, मीठी चीजें कॉन्स्टिपेशन हमेशा करती है, मगर जो नेचुरल मीठी चीजें वो नहीं करती। परमानेंट छुटकारे का सबसे बढ़िया सोर्स, जब आप इसको 1 महीने का कोर्स पूरा करते हैं तो इंटेस्टाइन जो है एकदम नई बन जाती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि नो कॉन्स्टिपेशन डे हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब पिछले 35 साल से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड नो कॉन्स्टिपेशन डे है जिसकी नींव आपने 6 जनवरी 2019 में रखी थी। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन क्या है और क्यों होती है? ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्मूथ ना रहना। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का जो मतलब है सही रूप में हमारे खान पकवान और दिनचर्या से है। ठीक है, जैसा खाएंगे वैसा बन जाएंगे। ठीक है ना। और कॉन्स्टिपेशन की जो शरीर के अंदर बनतर है वो हमारी इंटेस्टाइन के साथ है। इंटेस्टाइन में मोस्टली हमारी के 5 पार्ट मेन होते हैं। एक तो मुंह है, जहाँ जो कुछ हम मुंह में पाते हैं उसी का पखाना बनकर, उसी का शरीर की एनर्जी बनकर नीचे चला जाता है। ठीक है, मुंह से फिर फूड पाइप में आता है, फिर उसके बाद जिसको स्टोमिक के साथ सारा सिस्टम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ आकर खाना जो है चर्पिंग होती है खाने की। जो ऊपरला पार्ट है स्टोमिक का, उसमें हमारे क्या होता है जिसको बलगम कहते हैं, श्लेष्म कहते हैं। जैसे आयुर्वेद में है ना, वात, पित्त और कफ। कफ का स्थान जो है हमारे स्टोमिक में है। उसके बाद जो पित्त है उसका स्थान हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तेजाब जब भी बनेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, खांसी जब भी होगी स्टोमिक से, बलगम यहाँ बनेगी। उसके बाद नीचे जो है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में पखाना बनता है, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो गर्मी का, एनर्जी का घर है, खजाना है। वहाँ से खाना चर्पिंग होकर, पतला होकर, फ्लूइड बनकर खाने के साथ वो क्या जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ जाकर खाना हजम होता है असली रूप में। हजम तो ऊपर होता है, असली रूप में बनता है। वहाँ खाना नुचड़ता है, नुचड़ने के बाद पेशाब जो है अलग हो जाता है, पखाना जो है रेक्टम में, गुदा में चला जाता है। वो उसके आगे जब गुदा उस पखाने को आसानी से बाहर निकाल नहीं पाती, वहाँ पखाना जमा होने लग जाता है, निकलता नहीं, पखाना ठोस हो जाता है, जहाँ हार्ड हो जाता है, जहाँ उसका फंक्शनिंग में उस मसल के प्रॉब्लम आ जाता है, वो उस जो हम पखाना पास नहीं होता, अंदर जमा होने लग जाता है। उसकी वजह से हमारे शरीर में कई बार गैस, तेजाब, सिर दुखना, जोड़ों का दर्द, हमारे शरीर में और कई तरह के मवाद पैदा हो जाते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन की बीमारियाँ आगे सारे शरीर में चली जाती है और उसकी वजह से जब पखाना बाहर नहीं जाता तो बीमारी बढ़ती रहती है। वो पखाना ना जाने की वजह से, बाहर ना आने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कई बार तो लोगों को इतना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कि हमारे पास मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब हम उंगली से निकालते हैं। कई लोगों को तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है कि उंगली से भी पखाना नहीं निकलता, ऊपर इतना जम जाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम मैं आपको यही बता रहा था कि यही होते हैं। कॉन्स्टिपेशन में दरअसल क्या है, बेसिकली जो हमारा स्टोमिक, जो हमारी इंटेस्टाइन है, सारा कंप्लीट सिस्टम है, ये असली हमारा ब्रेन है।
इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो मस्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर एक कोटर लेयर होती है। कोटर लेयर से जो पखाना है, जो खान पकवान है हमारा, वो ग्लेज होता है। कोटर लेयर जो है वो ये इसको इंटेस्टाइन अपना वर्क करती है और इसका फंक्शनिंग नीचे की तरफ है, पचे हुए खाने का नीचे की तरफ जाना और उसका स्टूल में बदल जाना। एक इसके रीज़न 2-3 होते हैं। एक तो ये होता है कि जब ये इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाए, एक इंटेस्टाइन की जो झिल्ली है, इंटर झिल्ली जिसको ग्लेज कॉटन कहते हैं, वो खुरदरी हो जाए, थोड़ी उतना ग्लेज ना रहे, उसमें पखाना फिर चिपकने लग जाता है बॉडी में। चिपकने की वजह से पखाना फिर आगे की आगे नहीं जाता। खास करके रेक्टम जब खुश्क ज़्यादा हो जाए तो पखाना बाहर नहीं निकलता। उसकी वजह से जो है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले कॉन्स्टिपेशन को डिटेल में कर लें। ये होता है, इसके मसल का कमज़ोर हो जाना और पखाने का खुश्क हो जाना, और जहाँ कई बार पखाने में ज़्यादा सलीसम, जिसे हम कफ कहते हैं, उसका आ जाना, जब पखाने में कई बार अग्नि का ज़्यादा आ जाना, और अग्नि के साथ हवा का ज़्यादा आ जाना, बात का। जब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, हम आसमान में, जब खुले आसमान में कपड़े भी सुखाते हैं ना, अगर हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और अगर साथ में तेज धूप हो तो और जल्दी सूखते हैं। जब बॉडी में, हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन 3 तरह की होती है। जब हमारे शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ जाती है, उसके साथ में बात रोग हवा का हो जाता है। हवा जो है लार्ज इंटेस्टाइन में है, वहीं पखाना बढ़ना है। ऊपर से गर्मी हो गई, साथ में हवा हो गई, तो उससे क्या होता है, पखाना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि हवा ने क्या किया, सुखा दिया, गर्मी ने उसको और ज़्यादा सुखा दिया, हार्ड हो जाता है। उस हार्ड होने की वजह से पखाना एक तो सूख जाता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन वो होती है जिसको हम जब पास करते हैं बहुत तकलीफ होती है। कई बार एनीमा लेना पड़ता है, कई बार और कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कई बार उंगली से निकालना पड़ता है, कई बार जोर लगाते हुए पखाना इतना हार्ड हो जाता है कि हमारी जो आगे जाकर गुदा है, रेक्टम है, उसमें जख्म हो जाते हैं। कई बार जोर निकालने से एनस का मांस नीचे को लटक जाता है, उससे कई बार पाइल्स, फिशर, कितनी बीमारियाँ उससे फिर हो जाती है। दूसरी किस्म का कॉन्स्टिपेशन है जिसमें स्टिक्की हो जाता है पखाना। स्टिक्की होने की वजह से फिर वो नीचे नहीं आता, उसकी लार जैसी बन जाती है, नीचे बड़ा मुश्किल से खिसकता है। उसका कारण होता है कि बॉडी में अमा और कफ बढ़ गया, उसकी दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन पखाना जब अकेले ही ज़्यादा बैसी, तो कॉन्स्टिपेशन का रीज़न ही हमारा बात है, बात रोग जिसे हम कहते हैं, हवा, ठीक है, जिससे हमारे को आपने देखा होगा जिसको पद बोलते हैं, ज़्यादा बंदा बिंड पास करता है, वो है। अगर तो बिंड पास होने में स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन है, इसने खाना भी कोई ऐसा खा लिया है और इसके पाचक शक्ति में भी प्रॉब्लम है। जब ये इसका दूसरा, क्योंकि ये नीचे जो है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें अपान बाजू होती है। अपान बाजू का काम है किसी चीज़ को नीचे की तरफ लेकर जाना। हमारे 5 किस्म की बाजू है। अपान बाजू है, यहाँ नेवल के पास समान बाजू है, इसके ऊपर प्राण बाजू है, फिर वदान बाजू है, फिर व्यान बाजू है। मगर जो अपान बाजू है, इसका हमारी पखाने से रिलेशन है। औरतों के मेंसेस भी, हमारा पेशाब भी, टट्टी भी और नीचे का सिस्टम भी अपान की वजह से ही हमारा ठीक रहता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां उसे हो सकती हैं? बीमारियाँ कॉन्स्टिपेशन से बेसिकली जो हमारा पेट है ना, वही हमारा हेल्थ है। जब हमारा पेट ठीक नहीं होगा, हमारा हाजमा नहीं ठीक होगा, तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगी। जब हमारा हाजमा ठीक नहीं होगा तो पाचक रस खराब होएगा। पाचक रस से ही हमारा खून बनना है, खून से ही हमारी स्किन बननी है, स्किन से ही हमारे मसल बनने हैं, उसी के आगे हमारी अस्थि जिसको हड्डियाँ बननी है, हड्डियों से हमारा आगे फिर क्या बना है, शुक्र बनना है, उसी से हमारा बोन मैरो बनना है। जितना भी प्रॉब्लम है हमारा खान पान से और पेट से ही है। अगर हमारा पेट सही है और खान पकवान सही है, हाजमा सही है, पखाना ठीक आ रहा है, लगभग हमें 99% बीमारियाँ लगती ही नहीं। 1% रीज़न है बीमारी का कोई कारण हो, वरना शरीर में बीमारी नहीं लगती। इसलिए कॉन्स्टिपेशन जो है सभी बीमारियों की जड़ है। आपको पता होगा शायद कि अब जिसको मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम कह रहे हैं, एलोपैथी सिस्टम कह रहे हैं, इनको 15-20 साल से समझाइए कि
ये कॉन्स्टिपेशन भी कोई चीज़ है या स्टोमक भी कोई चीज़ है। इन्होंने क्या कहा, वो समझा था कि बीमारियों के लिए सिर्फ हमने दवाई देनी है, स्टोमक का कोई रोल नहीं है। इनको अब ये भी समझ आने लगा है कि जो माइंड है वो हार्ट में है, ठीक है। हार्ट जो है माइंड की, हार्ट की डायरेक्शन से माइंड जो है हेड को रिकॉर्डिंग कराता है। हेड की जितनी फंक्शनिंग है दिमाग की वो माइंड से चलती है, ठीक है। और माइंड का बेस जो है नेबल और इंटेस्टाइन के पास है। इसलिए जो हमारा स्टोमक है असल रूप में हमारा ब्रेन का और माइंड का सोर्स है। जब हम जीवन में किसी तकलीफ में होते हैं, किसी सदमे में होते हैं, किसी ओवर एम्बिशन में होते हैं, किसी डर में होते हैं और आजकल के समाज की रेस में होते हैं, सारे लोग ऐसे ही हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमें कोई ना कोई सदमा रहता है, जहाँ हमें कोई ना कोई सोच रहती है। उस सोच की वजह से हमारे इंटेस्टाइन के जो मसल हैं खराब होते हैं। उस मसल के खराब होने से हमारी चर्पिंग, हमारा हाजमे का सिस्टम, हमारा रेक्टम का उसको बाहर थ्रो करना, उसको टट्टी पेशाब को, उसमें प्रॉब्लम आती है, कमजोर। उसी वजह से हमें ये जो कब्जी होती है, उसी वजह से हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है, उसी वजह से हम अग्रेसिव होते हैं, उसी वजह से हमें बीपी होता है, उसी वजह से हमारी लीवर फंक्शनिंग खराब होती है। ये जितने फैटी लीवर की बात चल रही है, चाहे टाइप 2 है, चाहे टाइप 1 है, चाहे टाइप 3 है, ये सारी स्टोमक की वजह से है और दिनचर्या की वजह से है। आजकल ना तो हम टाइम पे उठते हैं, ना ही एक्सरसाइज करते हैं, ना ही सही ढंग का खाना खाते हैं। हम क्या कहते हैं, शो ऑफ करते हैं। जहाँ हमारी रेस इतनी है लाइफ की, हम बने बनाए फूड खाते हैं। कॉन्स्टिपेशन का और बीमारी का दोनों का एक जैसा ही बहन भाई का रिश्ता है। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो आप समझ लीजिए कि हमें बीमारी भी साथ में है। कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की बेसिकली जड़ है। इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा। खान पान में किन चीज़ों को खाना पीना चाहिए और किन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो सीजन की सब्जियाँ, सीजन के फ्रूट, स्पेशली जिस एरिया में आप जन्मे और रह रहे हैं, क्योंकि उस वहाँ की सब्जियाँ, फ्रूट्स और आप उसके क्लाइमेट में सब तीनों अनुकूल हैं। जब हम लाकर सब्जियाँ बाहर से, कभी हम कहते हैं ये लंदन से सेब आया, कभी कह रहे हैं अमेरिका से सेब आया, कभी कह रहे हैं ये वहाँ से आया, उनका तो हमारे साथ क्लाइमेट ही नहीं मिलता। जो जिस वातावरण में चीज़ पनपती है, पलती है, पैदा होती है, वो उसी के अनुकूल होती है। ज़्यादा बीमारियों का कारण क्या है कि टिंड पैक चीज़ें कहाँ से आ रही है, विदेश से आ रही है। कंपनी और डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में, इसमें इतनी फैट है, इसमें प्रोटीन है, उनको ये तो पता ही नहीं है, हमारे क्लाइमेट के सूट नहीं है, ना ही हमारे क्लाइमेट के अनुसार बनी है, ना ही उनको ये पता है इसमें जहाँ ये चीज़ खाना पैदा हुआ था उसकी मिट्टी कैसी थी, उसका क्लाइमेट कैसा था, उसमें खाद डाली गई है, उसमें कीड़े मार दवाइयाँ डाली गई है, उसमें उसको कैसे धोया गया, कैसे बनाया गया है। इसलिए जितनी बाजारी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिपेशन करती है। पिज़्ज़ा बर्गर कॉन्स्टिपेशन हमेशा करता है, मीठी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन हमेशा करती है, मगर जो नेचुरल मीठी चीज़ें वो नहीं करती, ठीक है। एक तो हमें बाजारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, एक हमें रिफाइंड तेल नहीं खानी चाहिए, एक हमें जो आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया किस्म की मिठाइयों, बड़े बड़ी दुकानें सजाई हुई है, उनको उनसे अवॉइड करना चाहिए। वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है, क्योंकि आपके सिस्टम को वो चीज़ें ख़राब करती है। उनको फर्मेंटेशन करते हैं, उनको सारा सारा दिन उसको अग्नि पे साड़ कर उसको मिठाइयों को बनाते हैं, उन पे हज़ारों चीज़ें केमिकल्स डालते हैं, उनको साफ़ करने के लिए कितने और केमिकल डालते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में जब जाती है नुकसान करती है। हमें खाने के लिए सीजनल, जैसे आजकल देखिए सर्दी का मौका है, सर्दी में मेथी है, चलाई है, बातू है, गाजर है, शलगम है, मूली है, हालों है, सोए हैं, मतलब कितने ही भरपूर मात्रा में पत्तेदार गोभी है, आलू है, कितने ही भरपूर पत्तेदार सब्जी हैं जो अकेली इंटेस्टाइन नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं, और बॉडी के जितने मिनरल्स हैं, जितने विटामिन्स हैं, जितने ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको पूरा करती है, ठीक है। अगर हम सीजनल सब्जी और फ्रूट नहीं खाते तो उसके कारण ही कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैक्सिमम कोशिश करें आप मोटा अनाज खाएं। मोटे अनाज में
स्पेशली अगर काला चना, जौ, बाजरा और ज्वार कनक के साथ मिलाएं और उसको ज़्यादा बारीक ना पीसें। उसका अनाज खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, उसका खाना खाएंगे, ठीक है। और बेवजह खाना नहीं खाएंगे। खाना हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान को जितनी भूख है उससे, अगर आपको 4 रोटी की भूख है 3 खाएं। अगर आपको 1 लीटर पानी पीना है 1.25 लीटर पिए। पानी की मात्रा ज़्यादा रखें और अपने स्टोमिक को आधा खाने से भरें, तीसरा हिस्सा पानी से भरें और एक हिस्सा हमेशा खाली रखें ताकि उसमें प्राण, हवा सब आती जाती रहे, चर्पिंग होती रहे, सिस्टम ठीक रहे। ओवर ईटिंग बहुत ही खराब करती है और उसमें पेट में गैस भर जाती है, तेजाब बनता है, उसी तेजाब से कब्जी होती है, उसी तेजाब से हमें ब्रेन की जितनी प्रॉब्लम्स आती है, उसी तेजाब से हार्ट की प्रॉब्लम आती है, उसी तेजाब से हमारी किडनी जाती है, उसी तेजाब से हमारा फैटी लीवर होता है। उसके साथ अगर गैस हो जाए तो उसमें जोड़ों का दर्द साथ में शुरू हो जाता है, गठिया रोग शुरू हो जाता है। उसी तेजाब में अगर बलगम बढ़ जाए तो उसी से हमारे अंदर कैंसर तक के रोग डेवलप हो जाते हैं। इस सारी की वजह क्या है? कॉन्स्टिपेशन है और खान पकवान है। अगर अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लेंगे, खान पकवान ठीक कर लेंगे, उसके साथ दिनचर्या ठीक कर लेंगे, टाइम पे उठना, जैसे सुबह उठना है, सुबह उठने हुए आप एक चीज़ का ख्याल रखें, खाली पेट कुछ ना खाएं। सबसे पहले कोशिश करें कि लिक्विड फॉर्म में सबसे शुद्ध चीज़ जो है पानी है, ठीक है। ऋतु के मुताबिक आप पानी का प्रयोग करें। जैसे अब सर्द ऋतु है, आजकल आप गुनगुना पानी पिए, ठीक है। गर्म ऋतु है, उसमें आप ताज़ा पानी पिए, कोसा पानी भी पी सकते हैं मगर ताज़ा पानी पी सकते हैं। जब आप पानी पीते हैं, पानी से क्या होता है, आप पानी जब स्टोमक में जाता है तो उससे लिक्विड फॉर्म होने की वजह से सारा जो मल है, अमा है, वो धोकर नीचे की तरफ अपने आप जाना शुरू कर देता है। क्योंकि खाना खाए को रात को सोने के बाद 7-8 घंटे हो जाते हैं, इंटेस्टाइन ऊपर वाली खाली होती है, वो नीचे की तरफ जाता है, फिर वो बड़ी इंटेस्टाइन में जाकर वो लिक्विड फॉर्म में जाकर जो पखाना है उसको थोड़ा नरम करता है, जिसको लैक्टिव बोलते हैं, लूज़ करता है। बेसिकली ये लैक्टिव लुक्टिव शब्द इसलिए डाले हुए हैं कि पुराने लोगों को बात समझ ना आए। वैसे तो लूज़ होता है पखाना जब, तो अपने आप बाहर निकल जाता है ना। इसलिए पानी ज़रूर पीना चाहिए हर कीमत पे, और दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 5 लीटर पीना चाहिए तक, वो प्रैक्टिकल बातें नहीं करती। मेरे को कोई आदमी जो मेरी बात सुन रहा है उसमें से 90% लोग ये बता दें कि हम 5 लीटर पानी पीते हैं। कोई आदमी भी 2 से 3 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीता। अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो जरूर थोड़ी बहुत ही ठीक होगी मगर बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से हमारी बॉडी से जो मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो सब किडनी के थ्रू बाहर वाश आउट हो जाते हैं, खाने के थ्रू वाश आउट होने लग जाते हैं। इसलिए पानी भी सही मकदार में 2.5-3 लीटर के तक ही पीना चाहिए। 5-5 लीटर पानी से अवॉइड करना चाहिए। ये जो अथरकथनी अनप्रैक्टिकल बातें हम यूट्यूब पे इंटरव्यू पे करते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कौन सी ऋतु में कितना पानी पीना चाहिए और कौन सा पानी पीना चाहिए? मैं आपको कहा है ना, ऋतु के मुताबिक, जैसे सर्द ऋतु है या गर्म ऋतु है, ठीक है। गर्म ऋतु में गर्म पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पानी वैसे ही अपने आप गर्म होता है, कोसा होता है। सर्द ऋतु में इसको गर्म कर देना चाहिए ताकि जो कोसा पानी है, जो गर्म पानी है, जब अंदर जाता है उसकी गर्माइश से, उसकी लिक्विड फॉर्म से जो जितना अमा है वो घुलकर नीचे की तरफ जाए, और जो पखाना पेट में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, वो लूज़ हो जाए थोड़ा, जिसको लैक्टिव बोलते हैं आप। लूज होने की वजह से पखाना अपने बाहर चला जाएगा। कब्जी को बचने के लिए एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है। अगर योग कर सकें बहुत अच्छा है। कब्जी के लिए खास करके अलोम विलोम और कपाल भारती। कपाल भारती जब आप करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन जो है उसकी बहुत एक्सरसाइज होती है, क्योंकि बेसिकली जो पखाना है हमारी इंटेस्टाइन में है, ठीक है नहीं। जब इंटेस्टाइन की मूवमेंट होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना पखाना हिलेगा, वो हिलने के पखाना उतना बाहर जाएगा। और पानी पीने के बाद आप 3 तरह की एक्सरसाइज जरूर करें। उसको योग एक्सरसाइज बोलते हैं, प्राणायाम नहीं है, वो योग एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज तो है जब पानी पी रहे हैं आप कोशिश करें पानी पीते हुए अपने पाँव के बल ऊपर, पंजों के बल बैठें और इकट्ठे होकर आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएं। उससे आपकी इंटेस्टाइन को
मूवमेंट मिलती है। उकड़ू बैठ के जिसको हाँ, कहते हैं। कुकड़ू जिसको मुर्गा है जो है ना, कुकड़ जो है, उस अवस्था में बैठे। जब आप पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद एक तो आप वो जो कह रहे हो कुकड़ की तरह बैठकर उस पे पानी पिए। उसके बाद 2-3 मिनट बाद आप वो खड़े हो जाएं। खड़े होकर ये दोनों हाथों को ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाएं। इन हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे खींचें, फिर अपने पब्बों के बाल ऐसे खड़े होकर ऊपर को स्ट्रेच करें। इसको स्ट्रेच करना कहते हैं। ऐसे इसको 3-4 मिनट सेकंड के लिए करें, फिर नीचे करें, फिर इसको ऊपर 10-10 बार करेंगे, पखाना अपने आप आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो अपनी बॉडी की इंटेस्टाइन की मूवमेंट ऐसे ऐसे उसको मूवमेंट को करें। ठीक है, ये 3-4 एक्सरसाइज से और कोसा पानी पीने से, कोजी वाटर पीने से पखाना अपने आप आउट हो जाता है। ठीक है, नहीं उसके साथ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए बहुत दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं। यूनानी मेडिसिन में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, क्योंकि आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन ये दोनों बहन भाई हैं। मिस्र से लेकर श्रीलंका तक ये एक ही सिस्टम था। ये तो दुखांत ये हुआ जब अंग्रेज आया मॉडर्न सिस्टम को लेकर। मॉडर्न सिस्टम भी सारा उन्होंने अरब से चराए हुआ है, उसके नाम ही बदले हुए हैं, और लैटिन भाषा उन्होंने बना रखी है, उससे नाम बदल देते हैं। हमारे तोते जो हैं बाहर से पढ़ कर आते हैं, उनको पढ़ा देते हैं। मॉडर्न जो मेडिसिन है उसने त्रिफले पे रिसर्च कर ली 2012 में। पहले त्रिफले की विरोधता करते थे। त्रिफला हमारे पास कम से कम 3000 साल से खाया जा रहा है, और ट्रेडिशनल विजडम में उसकी सारा एक्सपीरियंस 3000 साल का, वो आपने जो उन्होंने 45 दिन में 57 लोगों पे प्रैक्टिस कर ली, उनकी हिस्ट्री लेकर उसको साइंटिफिक बना दिया। अरे कितनी हास्य वाली बातें हैं। जब तक हम लोग विजडम को नहीं पहचानेंगे, इस साइंस में उलझेंगे, तो हम मेडिसिनल सिस्टम को टुकड़े कर करके आदमी के टुकड़े कर देंगे। मेडिसिनल सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि बुरा सिस्टम है, ये नहीं कि मॉडर्न सिस्टम बुरा सिस्टम है। मॉडर्न सिस्टम जो बेसिकली क्या है, ये ट्रेडर्स का सिस्टम बन गया है। मॉडर्न सिस्टम अगर दवाई की बात करता तो इसको यूनानी मेडिसिन से ये चोरी किया गया है, एलोपैथी से चोरी किया, आयुर्वेद से चोरी किया गया है, चाइनीज से चोरी किया गया है। अरे इनको उसके साथ मिलकर सगो उनको डेवलप करके एक सिस्टम और अच्छा बना लेना चाहिए था, क्योंकि मेडिसिनल सिस्टम का मतलब तो इंसान की और समाज की सेहत संभाल और उसको बीमारी से राहत दिलाना है, ना कि उसको ग्रुपों में बांटना है हमारा। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसने हमारी सारी नॉलेज को खा लिया। डॉक्टरी विज्ञान ने हेल्थ को खा लिया, जुडिशली ने इंसाफ को खा लिया। जो सरपरस्त लोग हैं वो पूरे मुल्कों को खा गए। हमारे पास क्या रह गया? अब यूट्यूब की इंटरव्यू रहेगी, या ये किताबों की दर्ज की हुई एंट्री रहेगी, या यूनिवर्सिटियों पे कंपटीशन रहेगी, या स्टेज की आर्गूमेंट रहेगी, या वो जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन रहेगी। और क्या रह गया हमारे पास? हम जब तक नेचर के साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि नेचर ने ही हमें बर्थ दिया है। बर्थ देकर जो सिस्टम है सारा नेचर का, उसी से हम खा रहे हैं, उसी से बना रहे हैं। इसलिए हमें सही दिनचर्या के लिए, अपनी लाइफ के लिए, हमारे इर्द गिर्द को, नेचर को, उसके खान पकवान को, उसमें पनपती चीज़ों को, अपनी लाइफ के लिए बनती चीज़ों को समझना होगा, उसे ऐसा करना होगा। अगर हम ऐसा समझ कर करेंगे तो मेरे ख्याल में कब्जी का बीमारी ही नहीं होंगे हम लोग। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन का क्या होम रेमेडी है, क्या घरेलू इलाज है? हाँ, अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए उसकी होम रेमेडीज बहुत अच्छी है। जैसे देखिए, हमारे पास इसबगोल का बरादा है। इसबगोल जो है बेसिकली ये यूनानी मेडिसिन से आया हुआ है हमारे पास। सरनाय पत्ती है, ये भी यूनानी से आई हुई है। त्रिफला है, ये आयुर्वेद का है। ऐसे त्रिफला खा सकते हैं हम। ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफले को हम 2 तरह यूज़ करते हैं। एक तो रात को सोते हुए ले लें कम मात्रा में पानी से, गुनगुने पानी से, और एक सुबह ले सकते हैं। सुबह क्या करते हैं, त्रिफला थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। अगर खाली पेट लेना है, उसको पानी में फेंक दें, पानी में डालकर उसमें उसको उबाल लें। त्रिफला कोई 10 ग्राम की उबाल कर उसको फिल्टर करके उसको पानी पी लें। कई बार ऐसा होता है त्रिफला खाने से कई लोगों को उल्टी आ जाती है। जिन लोगों को ऐसा होता है वो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और 1 चमचा सौंफ का डालकर उबाल लें, फिर नहीं आगी, उससे पेट साफ हो जाएगा। और दूसरा ये है
कि आप इस घोल का जो है वो बरादा जो है वो खा सकते हैं। जब आप खाना खाएंगे, खाने के साथ ही आप अपने दही में मिला लें, उसको खा लें। अगर आपको कब्जी है फिर उसको दूध से, गर्म दूध से ले लें या गर्म पानी से ले लें। उसके बाद अगर परमानेंट आपको कब्जी रह रही है तो मेरे ख्याल में जो अरिंडी है, जो मैं देख रहा हूँ, अरिंडी का तेल होता है ना, अरिंडी का तेल सबसे बढ़िया चीज़ है। अरिंडी के तेल में क्या होता है, उसमें एक ऐसा गुण है जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी दरअसल कब्जी क्यों होती है। इंटेस्टाइन में जब हमारी ग्लेज लेयर खान पकवान से, हमारी टेंशन से, हमारी सोच से क्या होता है, इंटेस्टाइन की ग्लेज लेयर में कमी आ जाती है, कमज़ोर हो जाती है। उससे फिर मसल जो है काम तो करते हैं, ग्लेज लेयर की जो चिकनाहट है उससे जो पखाना स्टिक हो जाता है, उस चिकनाहट को सिर्फ दोबारा बहाल करने की कैपेसिटी जो है सिर्फ अरिंडी के तेल में है। आप रात को कंटिन्यूसली, आपको चाहे कब्जी देर की है चाहे लंबे कम समय की है, गर्म दूध में 10 से 15 ग्राम अरिंडी का तेल डालकर रात को अच्छी तरह हिलाकर गर्म दूध पिए। उसमें वो लगातार पिएंगे तो आपकी वो ग्लेज लेयर है जो है उस पर एक कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग होने के बाद वो पूरी ठीक हो जाएगी, पखाना स्टिक नहीं करेगा, पखाना बाहर आना शुरू हो जाएगा। कई बार इसको हम लंबा समय जब लेते हैं अरिंडी के तेल को, 20-25 दिन के बाद भी कई बार होता है लूज पखाना लग जाता है। वो लूज पखाना दरअसल अरिंडी के तेल से नहीं लगता। वो क्या होता है, जब अरिंडी के तेल का पूरा इफेक्ट होता है तो बॉडी अपने अंदर से सारे अमा को, ठीक है, जितना भी टॉक्सिक मैटर है बाहर निकालती है। इसलिए उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, थोड़ी मात्रा कम कर लेनी चाहिए। वो अपने आप ही 2-3 दिन में लूज लगा हुआ पखाना हट जाता है। जब आप इसको 1 महीने का कोर्स पूरा करते हैं तो इंटेस्टाइन जो है एकदम नई बन जाती है और कॉन्स्टिपेशन से परमानेंट छुटकारा हो जाता है। परमानेंट छुटकारे का सबसे बढ़िया सोर्स गर्म दूध में, दूध सही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आंवला का क्या रोल है कॉन्स्टिपेशन में? आंवला का कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, सगों मैं तो ये कहूँगा कि आंवला जब हम खाली लोग बेवजह लेते हैं, खाली पेट लेते हैं, कई और कुछ लोग नीम के पत्ते पीते रहते हैं उबाल कर, कई बार लोग करेला लेते रहते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये क्या करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में खुश्की करते हैं। खुश्की सी वजह से हमारी इंटेस्टाइन की खास करके रेक्टम खुश्क होने लग जाती है, कब्जी होने लग जाती है। आंवला का जो लेना है उसका जूस ले सकते हैं, वो खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और आंवले को अगर लेना है तो औला बेहड़ा त्रिफला के साथ लेना चाहिए। औला बेहड़ा त्रिफला इसलिए बनता है औला बेहड़ा और हार्ड से त्रिफला, क्योंकि जो औला है वो अग्नि का ठीक करने का स्रोत है। अग्नि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। बेहेड़ा जो है, जो हमारे बलगम होती है स्टमक में, उसको बाहर निकालने का अपवर्ड है, बाहर निकालता है। जो हितर की है, हार्ड जो है, उसका स्वभाव है डाउनवर्ड, वो नीचे जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पखाना फंसा होता है, बिंड होता है, उसको निकालती है। इसलिए औला बेहड़ा त्रिफला का इकट्ठा प्रयोग करना चाहिए। अगर औले का जूस यूज़ करना है, बेवजह लें, औले का जूस अगर लेना है दिन में लें, खाली पेट, कभी करेला, कभी नीम, कभी औला, जल्दी ना लें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका ऐसा है कि दिन में एक टाइम बना लें जब आपका इंटेस्टाइन थोड़ा खाली होता है, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं 8-9 बजे, उसके बाद आप औला भी लेना है, जब नीम भी लेना है या करेला भी लेना है, कोशिश करें उसको 11 बजे लें, फिर 2-1 बजे आप लंच करेंगे तो खा लेंगे, तो वो नुकसान नहीं करता। खाली पेट लेने से जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं वो खुश्क होती हैं। खुश्क चीज़ें, पहले ही इंटेस्टाइन खुश्क है, पहले ही रेक्टम खुश्क है, ऊपर से पहले कब्जी है, वो और कब्जी करेगी। इसलिए औले के बारे में जितने लोग रौला डालते हैं वो एक्सपीरियंस से बातें नहीं करते, वो किताब पढ़ते हैं, औले के गुण पढ़ते हैं, औले के गुण पढ़ के लोगों पर ठोस देते हैं। डॉक्टर साहब, सूर्यास्त के बाद खाना खाने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है? बिल्कुल, आप ये बात सही कहते हैं। दरअसल है क्या बात, देखिए, खाना खाकर हम लेट जब खाना खाते हैं और लेट खाना खाकर बिस्तर में चले जाते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उनकी मूवमेंट नहीं होती, खाना फिर वो सही पचता नहीं है, और ना पचने की वजह से फिर उसका खाना सही नहीं बनता। जब खाना आप सूर्य के टाइम खाते हैं, एक तो खाना हजम करने के लिए एनर्जी कम लगती है, दूसरा खाना कम खाना पड़ता है, तीसरा ये होता है कि सोने में जब उसके बाद 2-3 घंटे मिल जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, इधर उधर बैठते हैं, खाना सही हजम हो जाता है। हजम होने के बाद उसको टाइम भी मिल जाता है। अगर खाना आप 5 से 6 खा लेंगे, आपको एक अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसका
जो मूवमेंट का फास्ट फंक्शन है वो 5 से 7 है सुबह। उसने 5 बजे से लेके 7 बजे तक उसके मसल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो एक्टिव क्यों होते हैं? वो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के साथ, क्योंकि उन्होंने पखाने को बाहर निकालना है। जब आप शाम को 5 से 7 के बिटवीन खाना खा लेते हैं तो खाने को 12 घंटे पचने में मिल जाते हैं। जब खाना आप लेट खाते हैं रात को 12-1-2 बजे तक, तो क्या करते हैं, वो खाना पचता नहीं है, वो मूवमेंट करते रहते हैं, वहाँ जाता नहीं, फिर बेटाइमा जाता है, तब उनकी मूवमेंट स्लो होती है तो कब्जी हो जाती है। तीसरी बात ये है कि भगवान की तरफ से जब हम खाना खाते हैं, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी फंक्शन जो है खाना हजम करने वाले की लार्ज इंटेस्टाइन तक की सूर्य की गर्मी की वजह से ज़्यादा 5 से 8 बजे तक ही एक्टिव होती है, उसके बाद स्लो हो जाती है। और हमारे जितने शरीर के सिस्टम में हर एक ऑर्गन का 2 घंटे में एक्टिव फंक्शनिंग होता है, ठीक है। जब हम खाना रात को लेट खाते हैं तो क्या होता है, रात को जैसे लीवर है, लीवर थोड़ा रेस्ट करता है, ठीक है, और लंग्स भी थोड़ा रेस्ट करती है, सारे बॉडी के सिस्टम रेस्ट करते हैं। हम जब खाना रात को, कोई आजकल बच्चे कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 1 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, फिर क्या करते हैं, जैसे आप सो रहे हैं, मैं आपको आकर जगाऊं कच्ची नींद, आपको कैसे लगता है? गुस्सा आता है। इसलिए जब हम खाना बेटैमा खाते हैं, हमारे लीवर को, हमारे बॉडी के ऑर्गन को, वो जब रेस्ट में होते हैं रात को, तो उनको हम बेफायदा डिस्टर्ब करते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से हमें फैटी लीवर 1, फैटी लीवर 2, किडनी की प्रॉब्लम, हमें लंग्स की प्रॉब्लम, ये खाना लेट खाने की वजह से है, और कब्जी भी खाना लेट खाने की वजह से ही है। इसलिए हमें दिनचर्या और खान पान इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए, सीजन के फ्रूट्स और वेजिटेबल का पूरा ध्यान रखना चाहिए, खाने को पाक और पवित्र ढंग से खाना चाहिए, और स्मूथ बैठकर खाना चाहिए, जल्दी नहीं खाना चाहिए, और खाने को टाइमली भी खाना चाहिए। क्योंकि जब आप टाइमली खाना खाते हैं, अपनी बॉडी से आप खाने का एक स्वभाव बन गया। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप सुबह 8 बजे 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप 1 से 2 लंच करते हैं, उसके बाद आप शाम को 5 से 7 बजे के बिटवीन डिनर करते हैं। क्या होता है, अपनी बॉडी में, बॉडी की एक अपना क्लॉक है कुदरत का, ये क्लॉक तो हमने बनाया है ना, एक कुदरत का क्लॉक है। वो बॉडी में उस वक्त हमारे एंजाइम जो अपने आप उस चीज़ को मांगते हैं, तो हम जब उस वक्त भूख को मारते हैं, खाने को अपसेट करते हैं, उसका टाइम अपसेट करते हैं, तो हमारे सारे एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं। इवन हमारे मुंह का सलाइवा भी उस टाइम डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जो मुंह का सलाइवा है वो आपको पता है एल्कलाइन है जी। जब हम खाने को अच्छी तरह चबाकर खाते हैं, टाइमली खाते हैं, तो सलाइवा पूरा रिलीज होता है, एल्कलाइन सलाइवा है। उसके बाद खाने ने स्टोमक से होकर कहाँ जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, अपनी ग्रैनी के पास जाना है, अग्नि के पास जाना है। अग्नि के पास क्या है, तेजाब है। वो दोनों का मिकदार बनकर ना तो बॉडी में एसिड बनता है, ना गैस बनती है, ना कब्जी बनती है, तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। जब गैस, कब्जी और एसिड नहीं बनेगा तो आपका क्या होगा, पाचन जूस जो है वो पवित्र, पाक और मिकदार में रहेगा। जब वो मिकदार में रहेगा तो आपका ब्लड सही बनेगा, ब्लड सही बनेगा तो स्किन सही बनेगी, स्किन सही बनेगा तो मुंह पे ग्लो आएगा। अगर स्किन सही बनेगी, मसल सही होंगे, अपनी मूवमेंट ठीक रहेगी, वो मसल और स्किन सब कुछ ठीक होगा तो आपकी बोन ठीक रहेगी, बोन के बाद अपनी मिज ठीक रहेगी, बोन मैरो ठीक रहेगी, आपका शुक्र ठीक रहेगा, आपके स्पर्म ठीक रहेंगे। आपके स्पर्म स्ट्रांग होंगे तो आपकी जनरेशन में अच्छी बातें पास होगी, तो आपके बच्चे भी रिष्ट-पुष्ट होंगे, आप भी रिष्ट-पुष्ट हैं तो बच्चे भी रिष्ट-पुष्ट हैं। जब ऐसा नहीं करेंगे, आप भी बीमार होंगे, आगे समाज को बच्चे भी बीमार करके पैदा करेंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही कब्जी जो है समाज में नुकसान कर रही है, यही हमारे सिस्टम को नुकसान कर रही है कब्जी। 6 तारीख का नाम, 6 जनवरी का नाम नो कॉन्स्टिपेशन डे इसलिए रखा कि इन चीज़ों से हम ताज़ी चीज़ें खाएं, ताज़े विचार समाज में लेकर आएँ, ताज़े विचार जुडिशली में लेके आएँ, ताज़े विचार रूलरों के पास भेजें, उनको ये बताएं कि लोग जो हैं जी रहे हैं, इनको जीने के लिए ताज़ी चीज़ें चाहिए, इनको जीने के लिए ताज़ा जीवन चाहिए, और खाने में ताज़ी चीज़ों से ताज़ी हमें एनर्जी चाहिए, उसका गला हुआ पखाना बाहर फेंकना चाहिए। इसलिए नो कॉन्स्टिपेशन डे इसको इसलिए मैंने रखा था। और कब्जी का भी मतलब यही है, अगर हम ताज़ा खाएंगे, पुरानी चीज़ को बाहर फेंकते रहेंगे, इसको हम अपनी भाषा में खान पकवान भी कहते हैं। खाएंगे तब
क्या, जब पहला हजम होकर बाहर जाएगा। जी। अगर पहला बाहर नहीं जाएगा तो हम ठूसेंगे अंदर, तो क्या करेंगे, पेट को फाड़ेंगे, जी। गैस बनाएंगे, तेजाब बनाएंगे, बीमार हो जाएंगे, अमा पैदा कर लेंगे, टॉक्सिक मैटर पैदा कर लेंगे। अगर हमारे घर में टॉक्सिक मैटर अमा है तो हमारे घर को ही खराब करेगा। इसलिए जो खान पकवान है अगर सही ना हो और पेट को कब्जी हो तो सारी बीमारियां पेट से ही पैदा होती है। कैंसर रोग भी पेट से पैदा होता है, ब्लड प्रेशर भी पेट से पैदा होता है। जिसको ट्राइग्लिसराइड ग्लिसराइड बोल रहे हैं, वो पेट की वजह से ही है, वो इंटेस्टाइन की वजह से ही है, वो कब्जी की वजह से है, किडनी रोग कब्जी की वजह से है, लीवर फैटी लीवर कब्जी की वजह से है, स्किन में मुहासे, झुर्रियाँ, स्किन पे ग्लो ना होना, सुंदरता ना होनी, ये उसकी वजह से है। इसकी गलती से ही सारी जो इंडस्ट्री है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करके आपको आर्टिफिशियल मेकअप दे रही है। इसको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि नो कॉन्स्टिपेशन डे हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, अच्छा लगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।